हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग बात करेगा जो एमटेट का रिकाउंटर एग्ज़ाम मैथ्स पे पार्ट है वही सॉल्व करेगा। पहले वाला 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया है। 65 से 70 60 से 7 61 से 75 तक हम लोग कंप्लीट किया है और आज भी 5 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेगा। आज जो क्वेश्चन है वो 76 नंबर है। बोला है कि 76 नंबर में बोला है कि इन माई बिल्डिंग्स 3/4 peoples are children and the rest are adults. If the number of adults is 10, the number of people in the building is option A 20, option B 10, option C 25 and option D 40. बोला है कि ये क्वेश्चन का हम लोगों को समझना है। बोला है कि एक तो बिल्डिंग किसी का शायद अगर पकड़ो कि जो मिस्टर ए है उनका एक तो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में क्या हो कि 3/4 जो है वो 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो बिल्डिंग में है वो कितना है, चिल्ड्रेन है। वो क्या है, चिल्ड्रेन है। एंड द रेस्ट आर एडल्ट। बोला है कि एडल्ट कितना है, 10 आदमी है सिर्फ। सो बोला है कि बिल्डिंग में कितना आदमी है टोटल। ओके, तो इसके लिए हम लोग ने बोला है कि लेट द नंबर ऑफ पीपल्स इन द बिल्डिंग्स बी एक्स। टोटल पूरा एक्स है। सो एक्स का 3/4 ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स। क्योंकि ये चिल्ड्रन है, ये एडल्ट है, इज इक्वल टू कितना है, पूरा आदमी है। एक्स मतलब बिल्डिंग में कितना आदमी है, एक्स आदमी है। सो ये चिल्ड्रन है, 3/4 ऑफ एक्स ये चिल्ड्रन है और प्लस 10 ये एडल्ट है, तो पूरा आदमी एक्स है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लिया, 3x प्लस ये 10 जाके 4 जाके 10 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। उसके बाद x रहेगा। सो 3x प्लस 40 इक्वल टू ये जाके इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 1 से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यही रहेगा। तो 4x हो गया। तो अभी 4x इस साइड में लेते हैं। 4x इक्वल टू 3x प्लस 40। सो ये 3x इस साइड में ले लिया तो माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 3x इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40। मतलब वो बिल्डिंग में कितना आदमी था, 40 आदमी था वहाँ में। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/4 ऑफ एक्स। एक्स का मतलब क्या है, 40 है। 40 है तो ये चिल्ड्रन का है, 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना है, 10 30 है चिल्ड्रन और 10 आदमी है एडल्ट। तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। सो पूरा आदमी कितना था, 30 चिल्ड्रन था और 10 एडल्ट था, तो टोटल आदमी 40 था। तो ये हमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में शायद गलत ही किया है। क्वेश्चन था इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, द गेन पर्सन इज। अगर हम लोगों को गेन पर्सन निकालना है, उसमें कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। ये क्वेश्चन में दोनों ही सेलिंग प्राइस दे दिया, इसलिए ये क्वेश्चन करने के लिए हमने ये जो सेलिंग प्राइस है इसको कॉस्ट प्राइस लगाया, तभी तो गेन पर्सन होगा। अगर ये जो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होने से मतलब कॉस्ट प्राइस अभी इस क्वेश्चन में ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही गलत था। सो आप लोग जो अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन उन लोगों को तो मार्क्स मिलने वाला है, मगर ये क्वेश्चन ही वो लोग शायद प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही वो लोग गलत लिखा है। क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन था इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स। इससे क्वेश्चन नहीं होता है, ये कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, नहीं तो ये
ये कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ओके, सो अगर हम लोग ये कॉस्ट प्राइस पकड़ता है, ओके, कॉस्ट प्राइस पकड़ने से क्या होगा, 77 नंबर क्वेश्चन में था, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, देन द गेन कितना है। सो उसके लिए हम लोगों को समझना होगा व्हाट इज गेन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। गेन परसेंट, गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कि कॉस्ट प्राइस है मतलब गेन और लॉस हो जो भी हो वो रिकाउंट होता है, कैलकुलेट होता है ऑन कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट होता है, इसलिए ये दोनों में ही कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट होता है। रिकाउंट मतलब कैलकुलेटेड, काउंट कैलकुलेटेड, वो कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेटेड होता है, इसलिए सो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है। ये मेमोराइज भी कर सकते हैं आप लोग, याद करो ये फॉर्मूला, गेन परसेंट क्या है, गेन क्या है। सो ये मैथ्स करने के लिए और दूसरा मैथ्स भी आएगा तो आप ये फॉर्मूला से निकल सकता है। ओके, सो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सिर्फ यही फार्मूला यूज़ करेगा। गेन परसेंट पूछा है तो गेन परसेंट ही हम लोग यूज़ करेगा। गेन परसेंट क्या है, सो ओके, सो क्वेश्चन क्या था, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स, द गेन परसेंट इज ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% एंड ऑप्शन डी 60%। सो हम लोग पकड़ते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 रुपी। एक पेन खरीदे तो 1 रुपया में, मतलब 1 पेन, एक तो पेन का प्राइस क्या है, 1 रुपी। सो देयर फोर कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू 12 रुपीज़। 12 पेन का दाम कितना होगा, 12 रुपया। गिवन क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन ये है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन का दाम कितना है, 12 रुपया। ओके, 12 रुपया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन का दाम कितना है, 12 रुपया। ओके, सो इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन implies that selling price of 8 पेन इक्वल टू ₹12, मतलब वो बिकने का दाम, अगर 8 तो पेन बिकेगा तो कितना में बिकेगा, 12 रुपीज़ में बिकेगा। मगर ख़रीदने का दाम कितना है, 8 पेन का दाम 8 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, आप तो पेन 8 रुपया से ख़रीदा और वो सेल किया कितना, 12 रुपया, तो मतलब कितना लाभ हुआ है, वो गेन है। गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 12 रुपये में वो बिक दिया और खरीद लिया था 8 रुपये में, तो 4 रुपया उनको प्रॉफिट मिला और गेन मिला। सो ये निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, गेन परसेंट निकलने के लिए गेन परसेंट, देयरफॉर गेन परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। सो गेन कितना है, 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। ओके, ये 4 2 गुण करेगा तो क्या होगा, 4 2 टाइम्स आएगा तो 2 रहेगा, 100 को 2 टाइम्स तो 50%, मतलब गेन कितना था, 50%। तो ये हमें 50% कौन सा है, ऑप्शन सी में है। मगर ये क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आप लोगों को दिया था वो हमें सेलिंग प्राइस था। सो अगर ये हमें कॉस्ट प्राइस देता तो 50% होता था प्रॉफिट। सो ये आप लोग जो किया है सो उनको तो 1 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि जो भी आंसर दिया है उससे कोई बात नहीं, मगर आप लोगों को 1 मार्क्स जो था वो हमें मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग ये प्रिंटिंग की मिस्टेक किया, जो अटैम्प्ट किया उन लोगों को मार्क मिलेगा 1 मार्क्स। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या था, बोला है कि ए ट्रायंगल इज फॉर्म बाय साइड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन the triangle is a cut angle triangle, the triangle is an obtuse angle triangle, the triangle is a right angle triangle, no triangle can be formed.
ये दे दिया है, साइड दे दिया है ट्रायंगल का। बोला कि ये ऑप्टा सिंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल, और नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। सो हम लोगों को जानना है ये एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है। तो हम लोग को जानना है कि थीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर ये जब होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेगा। और ऑप्टस में ऑप्टस एंगल ट्रायंगल क्या बोलेगा, जब थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, तब ये ऑप्टस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल में राइट एंगल होने से क्या होगा, अगर ये ए बी एस सी है तो ये जो थीटा है, थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा। और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पी टी। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो अगर ये वाला में जो बड़ा वाला लेंथ है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए 5 स्क्वायर 16 प्लस 25 नॉट इक्वल टू दिस वन, ओके 169, कितना होता है 41, ओके 169 नॉट इक्वल टू 41। तो इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होगा। सो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये राइट एंगल भी तो नहीं हो सकता। तो क्या है, नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। अगर एक्यूट एंगल क्यों नहीं हो सकता, ये अगर 13 है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 13 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो और ये साइड पकड़िए ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से गैप रह जाता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्टस एंगल भी नहीं होगा। सो देन व्हाट वी कैन से, हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये लेंथ से नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर्स, इन सेंटर, सेंट्रोइड और द सेंटर, ये 4 ऑप्शन दिया था। अगर ट्रायंगल का सर्कमसेंटर हम लोगों को जानना है, अगर ये ट्रायंगल का सर्कमसेंटर हम लोगों को चाहिए तो क्या करना होगा, इस साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ में इंटरसेक्ट होगा वही है सर्कमसेंटर। तो ये एंगल का सर्कमसेंटर यहाँ में है। सर्कमसेंटर इनसाइड में हो सकता है, ऑन द ट्रायंगल हो सकता है और आउटसाइड में हो सकता है। अगर सर्कमसेंटर एक्यूट एंगल को देखें तो ये इनसाइड में है, ये एक्यूट एंगल है तो ये इनसाइड में है। राइट एंगल में देखें तो ऑन द राइट एंगल है सर्कमसेंटर। ऑप्टस एंगल में देखें तो आउटसाइड में है, ये सर्कमसेंटर है, सर्कम सेंटर, सर्कमसेंटर ये आउटसाइड में है। और हम लोग को जानना है कि इन सेंटर क्या है। इन सेंटर मतलब जो भी ट्रायंगल है, हम लोग ऐसे ही ये वर्टेक्स से ऐसे ही हमने लाइन ड्रॉ किया और इस वर्टेक्स से ऐसे ही लाइन ड्रॉ किया और इस वर्टेक्स से ऐसे ही हम लोग लाइन ड्रॉ किया। अगर वो लाइन जहाँ में भी मतलब इंटरसेक्ट होगा वही इन सेंटर है सर्कल का। और सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड का मतलब है ये वर्टेक्स से हमने ऑपोजिट साइड का जो है वो मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। ये वर्टेक्स से
ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो लाइन हमने ड्रॉ किया वो इंटरसेक्ट होगा, और ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो लाइन है, ये लाइन है, तो ये साइड को इंटरसेक्ट किया। तो ये इंटरसेक्ट करने से जो मतलब जहाँ में भी इंटरसेक्ट होगा वही सेंट्रोइड है, मतलब ये मीडियन है। ये मीडियन वन वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, और ये वर्टेक्स से अगर ये मीडियन है अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो 3 मीडियंस है ट्रायंगल में। ओके, ये 3 मीडियन क्या किया, 3 मीडियन का जो क्रॉस इंटरसेक्शन है, मतलब बाइसेक्ट किया जहाँ में, वो ही क्या होगा, उसका सेंट्रोइड है। ओके, मीडियन का। अगर अल्टीट्यूड है, 3 अल्टीट्यूड है। ओके, दिस वन अल्टीट्यूड, दिस वन अल्टीट्यूड, दिस वन अल्टीट्यूड। जो ये 3 अल्टीट्यूड ट्रायंगल का जहाँ में भी क्रॉस किया है उसको क्या बोला गया, ऑर्थो सेंटर। ओके, ये सब है। अगर हम लोग क्वेश्चन देखेगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, ये मीडियन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ये पॉइंट को क्या बोलेगा, चारकम सेंटर बोलेगा, सॉरी सेंट्रोइड बोलेगा। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, बस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रोइड। ओके, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो ये चारकम सेंटर होता था। ओके, अगर अल्टीट्यूड के बारे में बोलता तो वो ऑर्थो सेंटर होता था। अगर ऐसे ही लाइन जब क्रॉस करता 3 लाइंस तो उसको क्या बोलता था, इन सेंटर सर्कल का। सो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, सेंट्रोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या था, बोला है कि द मीन ऑफ 0.33, 0.03 एंड 0.002 इज, मीन का मतलब क्या है, हम लोग को मीन समझना है। मीन मतलब है सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये कितना तो है, 1 2 3 4, मतलब सम ऑफ द टर्म्स क्या है, 0.3 + 3 + 0.03 + 0.002, ये सम है। कितने टू है, 1 2 3 4, 4 टू है, डिवाइडेड बाई 4। तो ये प्लस करने से ये होता है डिवाइडेड बाई 4, और ये डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 0.833। तो ये आंसर है। तो इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हम लोग आज 5 क्वेश्चन पूरा कर दिया है, और नेक्स्ट हम लोग 81 से फिर 5 क्वेश्चन पूरा करेगा, इसे हम पूरा कंप्लीट कर देगा मैथ्स का। सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय।